हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 81 और लाइट चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो अब करते हैं प्रश्नों को। ये हमारा सेट नंबर 81 है, लाइट चैप्टर का पार्ट 3 है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में यानी गाड़ियों के हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली डैश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। पहला तो यह है कि टॉर्च, सर्च लाइट और जो हेडलाइट्स होते हैं गाड़ियों के अंदर, उनमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो आंसर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि इन सारे ही चीजों में, टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट्स में, जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है समानांतर प्रकाश पुंज, शक्तिशाली समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए। देखो ये सारे जो है ना, टॉर्च, सर्च लाइट, ये हेडलाइट, इन सारे में जो लाइट सोर्स होता है, जो प्रकाश स्रोत होता है, जो कि बल्ब होता है यहाँ पर, उसे रखा जाता है फोकस पे। फोकस पे रखने के पीछे कारण क्या है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। यहां से जो प्रकाश की किरणें आएगी दर्पण पर, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो यहां से क्या है कि एक शक्तिशाली जो है समानांतर प्रकाश पुंज मिल जाता है। प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। यहां भी सवाल दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला कि शेविंग दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आपका अवतल दर्पण होगा। क्यों किया जाता है शेविंग मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। दंत विशेषज्ञ डैश का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस प्रकार से क्या है कि दांतों को देखते हैं, तो डेफिनेटली उसे दांतों का जो है बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है, तो इसलिए वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। देखो समतल दर्पण तो समान साइज का प्रतिबिंब बना कर देगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और उत्तल दर्पण तो हमेशा ही छोटा या फिर बहुत छोटा प्रतिबिंब बना करके देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े डैश का उपयोग किया जाता है। यहां देखो एक सौर भट्टी दिखलाया गया है और ये है कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सौर भट्टियों में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। क्यों किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। तो इस प्रकार से दो सवाल जो है यहां पर फ्रेम होते हैं। पहला, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, दोनों चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। कैसा होगा? तो जो उत्तल दर्पण होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, आप जानते हो कि इसमें जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, और प्रतिबिंब का निर्माण मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पर केवल और केवल दर्पण के पीछे होगा। पिछले पार्ट में याद होगा आपको, तो दर्पण के पीछे होगा। और जब भी दर्पण के पीछे होगा, जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा और सीधा होगा जब भी बनेगा तो। और खास करके उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, आभासी सीधा छोटा बनता है, या फिर आभासी सीधा अत्यंत छोटा बनता है। तो आभासी और सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है उत्तल दर्पण। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो दो ही केस है यहाँ पर। पहला केस ये होता है कि हम वस्तु को रखते हैं अनंत पे, तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब अवतल दर्पण के केस में भी प्रतिबिंब जो है फोकस पे ही बनता है, लेकिन उसमें सामने होता है मुख्य फोकस, तो वहां पर क्या है कि वास्तविक बनता है। और छोटा तो वहां पर भी बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, और वास्तविक उल्टा होता है। उत्तल दर्पण के केस में भी अगर हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर, तो यहां भी प्रतिबिंब फोकस पे ही बनेगा, मुख्य फोकस पर ही बनेगा, लेकिन मुख्य फोकस जो है इसका दर्पण के पीछे होता है, और दर्पण के पीछे वास्तव में जाकर प्रकाश की किरण तो काटने वाली नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, सीधा होगा, और यहाँ भी अत्यंत छोटा होगा। जब भी फोकस पर निर्माण होगा ना प्रतिबिंब का, तो अत्यंत छोटा बनेगा प्रतिबिंब, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा।
अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी और सीधा तो यहाँ पर बनने ही है। दूसरा केस क्या है कि हम ये जो ध्रुव है और ये जो अनंत है, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी डाल दो। पहला क्या था कि हम लोगों ने अनंत पर डाला, अब अनंत से हम अनंत और ध्रुव के बीच में डालेंगे, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? दर्पण के पीछे होगा। उत्तल दर्पण में ऑलवेज दर्पण के पीछे, और ये पोल और फोकस के बीच में होगा, हमेशा पोल और फोकस के बीच में होगा। ये ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, और दर्पण के पीछे होगा तो आभासी और सीधा होगा, और यहां भी छोटा होगा। यहां अत्यंत छोटा है ना, यहां पर हम लिखेंगे छोटा, छोटा प्रतिबिंब P एंड F के बीच। निम्न में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए केवल आभासी होना जरूरी है। आभासी, सीधा, छोटा, बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आभासी है तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अगर वास्तविक है तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आभासी हमारा, ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। डी आंसर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आभासी है, सीधा से हमें कोई मतलब नहीं है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। आभासी है तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है हमेशा दर्पण के पीछे, हमेशा दर्पण के पीछे। देख लो यहाँ पर दो ही स्थितियां हैं, या तो फोकस पे बनाएगा या फिर पोल और फोकस के बीच बनाएगा। दोनों ही केस में दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे आभासी सीधा होता है, और इस केस में अत्यंत छोटा प्रतिबिंब, और इस केस में छोटा प्रतिबिंब। बहुत बार मैं आपको ये सब बता चुका हूं, आई होप अब तक आप रट चुके होंगे। यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अगर हम अनंत पर रखेंगे तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में प्रतिबिंब जो है फोकस पर ही बनेगा। दोनों में प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, और अत्यंत छोटा ही बनेगा, अत्यंत छोटा। इसी को बोलते हैं पॉइंट साइज का, है ना, पॉइंट साइज का। लेकिन अवतल दर्पण में दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि फोकस तो उसका दर्पण के पीछे होता है। तो ये आभासी और सीधा होगा, लेकिन बनेगा फोकस पर और अत्यंत छोटा, दोनों के केस में। तो जब हम वस्तु को अनंत पर डालेंगे उत्तल दर्पण के सामने तो बनेगा फोकस पर, दर्पण के पीछे, अत्यंत छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा। देखो केवल पॉइंट आपको दिखलाया गया है यहाँ पर, और सीधा होगा। जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच होती है तब प्रतिबिंब बनेगा, तब प्रतिबिंब बनेगा पोल और फोकस के बीच में। तो बस दो ही स्थितियां हैं उत्तल दर्पण के केस में मेरे दोस्तों, याद रखना। या तो हम वस्तु को डालते हैं दर्पण के सामने अनंत पर, या फिर डालते हैं अनंत और ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब का निर्माण होगा दर्पण के पीछे, या तो फोकस पे या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बना करके देता है वो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना कर देता है। सेविंग दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होगा। सौर भट्टियों में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ये नहीं होगा। दंत चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। वाहन के पार्श्व या साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जो वाहन हम देखते हैं उसके साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये जो है आपका उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। छोटा प्रतिबिंब बना कर देता है, सीधा प्रतिबिंब बना कर देता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में करते हैं। छोटा प्रतिबिंब बना कर देने से क्या होता है कि बहुत सारे एरिया को ये आराम से कवर कर लेता है। निम्नांकित दर्पणों में किसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है? दृष्टि क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा होता है उत्तल दर्पण के पास। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा होता है। एक छोटे से दर्पण में जो है बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है, बहुत बड़े एरिया का इमेज जो है ये बना करके देता है एक छोटे से दर्पण में, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है, दृष्टि क्षेत्र जो है ये बहुत ज्यादा होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में असत्य विकल्प की पहचान करें। असत्य विकल्प की पहचान करना है मुख्य अक्ष के संदर्भ में। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, यह दर्पण के ध्रुव पर, यह दर्पण के ध्रुव पर यहां पर होना चाहिए था। यह दर्पण के ध्रुव पर, यह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ये सही है। वक्रता केंद्र हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर होता है। देख लो
ये तो हम जानते ही हैं कि दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है ये मुख्य अक्ष। साथ में हम ये भी जानते हैं कि मुख्य फोकस जो है चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो मुख्य अक्ष पर ही होने वाला है, और जो वक्रता केंद्र है ये भी मुख्य अक्ष पर ही होने वाला है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपतन बिंदु जो है मुख्य अक्ष पर हो। एक केस ऐसा है जब हो सकता है, और वो ये है जब प्रकाश किरण जो है ऐसे ध्रुव पर आपतित हो, ध्रुव पर आपतित हो तो प्रकाश किरण जो है ऐसे निकलती है। इस केस में क्या है कि मुख्य अक्ष पर हम बोल सकते हैं कि प्रकाश किरण जो है आपतित हुई है, तो आपतन बिंदु जो है ये मुख्य अक्ष पर है। ध्रुव जो है मुख्य अक्ष पर ही होता है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज आप जानते हो प्रकाश किरण जो ऐसे भी आ सकती है, अगर समानांतर मान लो आती है तो ये मुख्य फोकस होकर के जाएगी परावर्तन के बाद, तो आपतन बिंदु क्या है, ये है। आपतन बिंदु वो बिंदु होता है जिस बिंदु पर प्रकाश किरण जो है आपतित होती है इसी परावर्तक पृष्ठ पे। तो आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये असत्य विकल्प है। एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है आपतित प्रकाश किरण, ठीक है। देख लो, ये अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। भाई हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, अगर वक्रता केंद्र से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित होती है प्रकाश किरण तो ये दर्पण पर क्या है कि लंबवत होती है, इसीलिए उसी पथ पर लौट जाती है। और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर प्रकाश किरण जो ऐसे आपतित होती है ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर, तो परावर्तन के बाद जो है उसी पथ पर लौट जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल I है और जो एंगल R है ये बराबर कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि जो अभिलंब है उसी के अनुदिश प्रकाश किरण आपतित हुई है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, 0 डिग्री। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण सब एक ही लाइन पे है, तो एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री हमारा आंसर। सेम हम यहां पर भी बोल सकते हैं, यहां भी वही होता है कि उसी पथ पर प्रकाश किरण लौट जाती है। गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में डैश के बराबर होती है। देख लो, ये डिस्टेंस पूछा है तो ये डिस्टेंस आपस में बराबर ही होते हैं, क्योंकि जो ये मुख्य फोकस है ये मिड पॉइंट होता है ना। और ये जो है ये फोकस दूरी है, अगर ये f के बराबर है तो ये भी f के बराबर होगा। और ये जो f होता है हम जानते हैं r/2 होता है, जो ये वक्रता त्रिज्या है इसकी आधी होती है, r/2 हमारा आंसर। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर है। जो पिछला सवाल था वो भी एग्जाम का पूछा हुआ था, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में डैश के बराबर है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और ये जो वक्रता त्रिज्या है आप जानते हो कि 2f के बराबर होता है। डी हमारा आंसर। गोलीय दर्पणों के लिए अपनाई गई नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव को माना जाता है, दर्पण के ध्रुव को माना जाता है मूल बिंदु। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ गए तो न्यूमेरिकल जो है हलवा हो जाएगा आपके लिए, और ये आसान भी है समझना, कोई टफ काम नहीं है। देखो मैथ्स में आप x एक्सिस y एक्सिस तो आप पढ़ते ही हैं, ये हमारा x होता है x एक्सिस और ये y एक्सिस होता है। अगर हम इधर कोई नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और इधर हम नंबर लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ऊपर देते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ये सब तो आप जानते ही हो। अगर ये x है तो इधर हम -x ले लेते हैं और इधर हम -y ले लेते हैं, और ये हमारा होता है मूल बिंदु, 0,0 हम जिसे बोलते हैं मूल बिंदु। तो जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वो हमें ये कहता है कि जो दर्पण का ध्रुव होगा उसे हम लोग मूल बिंदु मानेंगे, ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये सेम है, ये मूल बिंदु है। और जो मुख्य अक्ष है उसे हम लोग x एक्सिस मान लेंगे, तो इधर x तो इधर -x, यहाँ x डैश लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर -x लिख देता हूँ। और इसके ऊपर आप यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण लिया गया है, आप चाहो तो उत्तल भी ले सकते हो, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, ये +y हो जाएगा और ये इधर -y हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, हम इधर कोई नंबर लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, और इधर हम -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, तो हम इधर मापी गई दूरी को
धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक? भाई इधर हम दूरी मापने जाएंगे तो हम प्लस में जाएंगे, प्लस एक्स में जाएंगे तो मापी गई दूरी धनात्मक, इधर की ओर जाएंगे तो हम जो दूरी मापेंगे वो माइनस में लेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं। तो जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वो हमें ये कहता है कि दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरी, दर्पण के दाईं ओर, ये दाईं ओर है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरी तो सीधा सा मतलब है पॉजिटिव एक्स में मापी गई दूरी। सीधा आप ऐसे याद रखो, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, ये ज्यादा आसान है। पॉजिटिव एक्स में मापी गई दूरी धनात्मक, ठीक है। दूरी हम मापेंगे पोल से, है ना, पोल से, मूल बिंदु से। सभी दूरी हम लोग पोल से मापेंगे। दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव एक्स में मापी गई दूरी धनात्मक, और बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव एक्स में मापी गई दूरी ऋणात्मक। उसके बाद अगर हम मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर यानी कि प्लस वाई में मापते हैं दूरी तो धनात्मक, और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई में मापी गई दूरी ऋणात्मक। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप ऐसे ही बोल सकते हो दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक, दर्पण के सामने अगर दूरी आप मापते हो तो ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे मापते हो तो धनात्मक। तो चाहे आप जैसे याद कर लो, ये बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। आइए प्रश्नों को करते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को हमेशा डैश रखा जाता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है वो हमें ये कहता है कि वस्तु को जो है हम हमेशा रखेंगे दर्पण के सामने, दर्पण के सामने यानी कि दर्पण के बाईं तरफ। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो वस्तु को हमेशा हम रखेंगे लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना, दर्पण के सामने। सी हमारा आंसर। गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सत्य है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सही है। सभी दूरियों को हम लोग मापेंगे पोल से, पोल से मापेंगे। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण के बाईं ओर को ही हम लोग दर्पण के सामने बोलते हैं, तो सही है। मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मूल बिंदु के बाईं ओर बोले तो सामने, दर्पण के सामने, तो बाईं ओर मापी गई दूरियां जो है, बाईं ओर अगर हमें दूरी मापना हो तो हम जाएंगे नेगेटिव एक्स में। नेगेटिव एक्स में मापी गई दूरियां ऋणात्मक, यहाँ लिखा है धनात्मक, तो गलत हो जाएगा। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। दाईं ओर यानी कि पॉजिटिव एक्स में मापी गई दूरियां धनात्मक, सही है। तो सत्य पूछा है, तो सत्य जो है यहाँ पर ए, बी और डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखो ए सही है, बी सही है, डी सही है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। आंसर हमारा ए। गोलीय दर्पणों के लिए नई चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए असत्य विकल्प की पहचान करें। असत्य विकल्प की पहचान करना है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। भाई मूल बिंदु पर हम लोग पोल लेते हैं, तो ये हमारा पोल है। अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ ऐसे दूरी मापने के लिए, तो प्लस वाई में जा रहे हैं, तो मापी गई दूरियां धनात्मक होनी चाहिए, यहाँ लिखा है ऋणात्मक है, तो ये गलत हो जाएगा। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है, सही है। ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, सही है। दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। बिंब को यानी कि वस्तु को, बिंब यानी कि वस्तु को हमेशा जो है दर्पण के सामने ही रखना है, यानी कि बाईं ओर ही रखना है, तो प्रकाश किरण वहां से जो आएगी वो बाईं ओर से ही आएगी ना दर्पण पे, तो दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है, सही है। आंसर हमारा ए। निम्न में से किसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है? देखो समतल दर्पण में तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इन सारी चीजों की। उत्तल अवतल में से कौन सा हो जाएगा? देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। यहां पर देखिए आप, ये पोल है, हम जानते हैं ये इसकी फोकस दूरी है और ये यहां से यहां इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो दूरी मापने के लिए हम पोल से किधर जाएंगे? भाई पोल हमारा मूल बिंदु है, पोल जो है हमारा मूल बिंदु है। ये x है, ये माइनस x है, ये y है, ये माइनस y है। तो दूरी मापने के लिए पोल से फोकस दूरी हम लोग ऐसे चलेंगे ना, मूल बिंदु से प्लस x में जाएंगे, तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है उत्तल दर्पण के केस में। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के केस में f हमारा पॉजिटिव और r हमारा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये पॉजिटिव, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है फोकस और केंद्र इसका, और दर्पण के पीछे मापी गई दूरी
धनात्मक होती है। सबसे सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हो, दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, दर्पण के पीछे मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या डैश होती है। देखिए ये अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण होता है, ये पोल होता है, अवतल दर्पण के सामने फोकस होता है और वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण के सामने फोकस है, सामने वक्रता केंद्र है। तो अवतल दर्पण के सामने या गोलीय दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक हमारा आंसर। निम्न में से किसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है? अभिसारी दर्पण हम लोग उसे कहते हैं जो समानांतर प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर ला करके रख दे। समानांतर प्रकाश पुंज को जो है एक बिंदु पर एकत्रित कर दे, एक बिंदु पर फोकस कर दे, तो ये कर पाएगा अवतल दर्पण। देख लो, ये समानांतर प्रकाश किरण पुंज है। जब भी हम वस्तु को अनंत पर डालते हैं या सोर्स हमारा अनंत पर है, तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है समानांतर होती है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि परावर्तन के बाद ये जाकर के सब मिल जाएगी कहां पे? फोकस पे। इसीलिए ये अभिसारी है, ये अभिसरित कर देती है प्रकाश किरण पुंज को। जबकि उत्तल दर्पण में देखो आई तो समानांतर ही, लेकिन परावर्तन के बाद देखो ऐसे छितरा गई है, फैल गई। तो ये हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, जैसे यहां से देखो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलती है और ये फैल गई जाकर के, ऐसा प्रतीत होता है ना। तो इसे बोलते हैं कि ये अपसरित कर रही है। तो ये है अपसारी, ये है अपसारी, अपसारी दर्पण, और यह है अभिसारी दर्पण। निम्न में से किससे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? उत्तल दर्पण। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न। गोलीय दर्पण का एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण एक है जो सीधा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। देखो सीधा और छोटा कौन बनाएगा? सीधा प्लस छोटा। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा है आभासी सीधा छोटा बनाने की जिम्मेवारी उत्तल दर्पण के पास है। और अगर हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब बनता है सीधा में बड़ा, है ना, सीधा में बड़ा। तो सीधा प्लस छोटा। दर्पण अवतल है, गलत हो जाएगा, सीधा और बड़ा होता तो हो जाता आंसर ये। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, सही है। भाई सीधा प्रतिबिंब है तो आभासी तो होगा ही। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल है। उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है दर्पण के पीछे होता है, तो फोकस दूरी मापने के लिए हम लोग दर्पण के पीछे चलेंगे। दर्पण के पीछे मापी गई दूरी धनात्मक, तो F इसका धनात्मक। याद रखिए आप सीधा, उत्तल दर्पण के केस में F हमारा पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण के केस में नेगेटिव होता है। क्यों होता है सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो B और C दोनों हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर सेट नंबर 81 समाप्त होता है। जो सेट नंबर 82 होगा उसमें हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल करेंगे दर्पण के ऊपर। जो हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग करेंगे सेट नंबर 82 में। उसके बाद हम लोग सेट नंबर 83 से लेंस स्टार्ट करेंगे, लेंस के ऊपर प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।